स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। एक बार पुनः उपस्थित है हम आपके बीच में। मुद्दतों बाद लास्ट वीडियो डाले मुझे लग रहा है 10 या 12 दिन हो चुके हैं। मैं अपने टेस्ट सीरीज़ में व्यस्त था और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपनी तैयारी में व्यस्त रहे होंगे, क्योंकि तैयारी के लिए जो सारी स्थितियां चाहिए थीं वह आपके सामने उपस्थित हो चुकी हैं। रणभेरियाँ बज चुकी हैं, आगाज़ हो चुका है। आयोग पूरी तैयारी के साथ अब आपके सामने आ रहा है। प्राचार्य के संबंध में जो नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है, जुलाई में वहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और जैसा कि वार्ता चल रही है अगस्त तक आपके डेट भी आ जाने चाहिए। तो अब आपके पास 1 मिनट भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। पूरी रणनीति के साथ आप लगे होंगे, ऐसी आशा हम कर रहे हैं। और इसका परीक्षण, इसका आकलन आप किसके माध्यम से करते हैं? आप या तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी के परिणामों को प्राप्त करते हैं, अपने को आकलित करते हैं, अपनी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, अपनी क्षमता को मूल्यांकित करते हैं कि आपकी पैठ अभी कहाँ तक हुई है। उसी श्रृंखला में मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व भी मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया था जो आयोग के पाठ्यक्रम पे आधारित हैं। अपनी तरफ से मैंने गुणात्मक क्वालिटेटिव प्रश्नों का चयन किया है, सारे यूनिट्स को शामिल किया है। यद्यपि हो सकता है उसमें कोई कमी हो, कुछ बातें अधूरी रह जाएं। आप सारे विज्ञ लोग हैं, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे सहूलियत हो। यद्यपि मेरा प्रयास होता है कि इसमें कहीं कोई भी कमी न रह पाए। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। जैसे कि मैंने प्रारंभ में आपसे बताया था कि इस टेस्ट सीरीज में प्रवेश करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं यूपीएससी टेस्ट सीरीज टेस्ट 19, यह हमारी टेस्ट श्रृंखला का 19वां टेस्ट है। यद्यपि मैंने यूट्यूब पर आपको 2-3 टेस्ट प्रोवाइड किए हैं और जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि यह संभव नहीं हो पाता कि प्रत्येक दिन यूट्यूब पर इसको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको संभालना और उससे जुड़े रहना, उनके सवालों के जवाब देना, हम वहाँ पर भी व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ 19वें टेस्ट सीरीज में प्रवेश करने की क्या फॉर्मेलिटीज़ है, एक बार देखें आप और उसके बाद फिर टेस्ट को पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपको एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट मिले। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है और इसको पूरी करने के बाद जब हम स्टार्ट क्विज ऑन करते हैं, टेस्ट सीरीज खुल जाती है। 30 मिनट का समय आपको मिलता है, 30 प्रश्न मिलते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर मिलते हैं। और शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। एक बार पुनः आपको बता दें दोस्तों, जो स्वप्न आपने देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, तो अब इंतज़ार न करें, क्योंकि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप स्वप्न जो देखा है आपने, जो स्वर्णिम स्वप्न, आप सिर्फ उसकी कल्पना करिए। आने वाले दिनों में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो जो स्वर्णिम भविष्य आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा वह कितना सुनहरा होगा। खैर, शुरुआत करेंगे हम इस पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न यहाँ पर जो जाता है वह आपके करंट अफेयर्स का यूनिट 1 का है और स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स इज आल्सो अ पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस। नाउ क्वेश्चन यू सी हियर, यह बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है जिसमें कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न मिलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में अंपायरिंग के लिए भारत के अशोक कुमार चुने गए हैं? दोस्तों, यूनिक प्रश्न आते हैं आयोग में, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। बार बार मैं आपको इससे आगाह करता रहा हूँ। इन विच स्पोर्ट अशोक कुमार ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड टू अंपायर इन टोक्यो ओलंपिक्स? आप जवाब दीजिएगा। वैसे इसका जो जवाब है वह है रेसलिंग, और मैंने रेसलिंग पर अपनी उंगली दबाई। आगे बढ़ता हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न जो है वह आप देखें, 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को सलाह देने के लिए
शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस नाम से एक योजना शुरू की गई है? नेम अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू मेंटर राइटर्स बिलो द एज ऑफ 30। 4 योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। युवा, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग योर young authors. UA stands for Young Upcoming and Versatile Authors for below 30 years of age। तो यह युवा एक स्कीम है। ये इसका सही जवाब हुआ। आप जैसा कि जानते हैं प्रैक्टिस सेट में मैं डिटेल में जाता था, यहाँ विद इन टाइम जवाब देना है, लिहाजा मैं बहुत समय नहीं दे सकता। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर है, वर्ल्ड एथलीट महासंघ ने किस देश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में न्यूट्रल रूप से शामिल होने की मंजूरी दी है? दोस्तों, न्यूट्रल रूप से शामिल होने की मंजूरी देने वाले जो देश के खिलाड़ी हैं, पाने वाले जो देश के खिलाड़ी हैं, वह है रसिया। जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा ने कुछ प्रतिबंधित दवाओं और उसमें फेलियर होने की वजह से देश पर जो प्रतिबंध लगाया है और वह रसिया है, लेकिन वहाँ के खिलाड़ियों की प्रतिभा बेकार न जाए, वह अपनी क्षमताओं के पूर्ण क्षमताओं के साथ जो सही खिलाड़ी हैं प्रदर्शन कर सकें, न्यूट्रल रूप से पार्टिसिपेट करने की, एज ए कंट्री रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि न्यूट्रली इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करने की उन्होंने यह घोषणा की है वर्ल्ड एथलेटिक महासंघ ने, और यह रसिया के खिलाड़ियों को मिला है। बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न यहाँ पे है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्पेसएक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? दोस्तों, स्पेसएक्स जो इस समय बहुत चर्चा में है अपने परीक्षण को लेकर के, सैटेलाइट भेजने को लेकर के, इसने इंटरनेट सेवा, फास्ट इंटरनेट सेवा के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है, यानी चौथे का डी यहाँ सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो एक बार पुनः चर्चा में रहा है, अपने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा नीरागोंगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री द नीरागोंगा वोल्केनो विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली ड्यू टू इट्स वोल्केनो इरप्शन एंड इट्स बिलोंग टू कांगो गणराज्य जो अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर इसमें विस्फोट हुआ और बहुत ही कम समय में बादल, धुआं और उस तरह के माहौल बन गए और बड़ी ही भयानक स्थिति वहाँ पर क्रिएट हो गई थी। नीरागोंगा कांगो आप अपनी स्मृतियों में रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है एक बार पुनः आपके नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी से है। 57वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द 57th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं इनको बाइलिंगुअल इसलिए रख रहा हूँ जिससे कि अगर आपको हिंदी समझने में किंचित कहीं कोई परेशानी उपस्थित हो रही हो तो वहाँ पर, जैसे अगर आपको अक्षय ऊर्जा समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिन्यूएबल एनर्जी समझ सकते हैं। वह एनर्जी जिसका आप बारंबार प्रयोग करें लेकिन वह समाप्त नहीं होगी, और साथ ही साथ यह उस तरह की नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी होती है जिससे आप पॉल्यूटेंट नहीं प्राप्त करते हैं। और उस स्थिति में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, 3rd। तो यहाँ पर आप इस आंसर को लगा करके आप बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसकी जो सूचना हमें है उसमें हिमाचल प्रदेश, कहीं कहीं कर्नाटक भी देता है, लेकिन जो मुझे जानकारी है उसमें हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब हुआ। आप इसको अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखें आप, यह कह रहा है परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किसके लिए की गई है? फॉर होम was the new national assessment center named परख established। दोस्तों, यह स्थापित किया गया है टू एवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, जो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, एवोल्यूशन के लिए यह जो है स्थापित किया गया है। ये इसका सही जवाब हुआ। अब अगला प्रश्न आप देखें, विषम जनसंख्या हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से संबंधित शोध के लिए कौन सी प्रतिदर्श पद्धति उपयुक्त होगी? कौन सी सैम्पलिंग मेथड जो है वह यह जो सही होगी?
कौन सी सूटेबल होगी यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसके लिए स्ट्रेटिफाइड यानी जो यादृच्छिक प्रतिदर्श पद्धति है वह सही रहेगी। 9वें का डी यहाँ पर सही जवाब हुआ। आप इस तरह के प्रश्नों को देखते चलें, इस तरह के प्रश्नों के पैटर्न को समझते चलें, अपनी योग्यता का मूल्यांकन करते चलें और इस तरह के प्रश्नों का अगर सामना करना पड़ा आयोग में आपको तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि जब एक बार आप इसे 2-4 हुए रहेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें सहज रहेंगी। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं बड़े ही गुणात्मक प्रश्न दिए जा रहे हैं और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जा रहे हैं। आपको मैंने बार बार कहा है कि मेरी द्वारा प्रिपेयर की गई प्रैक्टिस सीट या फिर जो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए ज़रूरी है तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होता है आप व्हाट्सएप करके बहुत ही न्यूनतम राशि में वो सारे पीडीएफ और सारे नोट्स आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एडुकेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिफाइंड एज, दोस्तों इसको हम डिफाइन करते हैं उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसर्च के व्यू से इसको हम डिफाइन करते हैं। ये इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ और 11वां प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड है, सर्च इंजन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, दोस्तों आस्क, याहू और बिंग जो है सर्च इंजन है जबकि ओपेरा ब्राउज़र है। इस छोटी छोटी चीज़ों को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आईसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न की गलती या लापरवाही आपको कोसों पीछे छोड़ सकती है। लिहाजा ब्राउज़र, ईमेल, इंटरनेट, सर्च इंजन ये सब आपके ज़हन में होने ही चाहिए। अब ये एब्रीविएशन आप देखिए, ALU का पूर्ण रूप क्या है। ALU यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दृष्टिगत हो रहे हैं जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो D है वह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आप देखिए, क्रे क्या है, व्हाट इज क्रे। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें क्रे जो है वह न तो मिनी कंप्यूटर है, न तो माइक्रो है, न मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बल्कि यह सुपर कंप्यूटर है। यानी कि अगर आपके ज़हन में है तो आप सुपर कंप्यूटर लगाएं और आगे बढ़ जाएं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ईमेल के लिए एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, हु प्रोवाइड द एड्रेस फॉर अ ईमेल। दोस्तों इसको प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, प्रोवाइडर जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP यह प्रोवाइड करते हैं। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ और 15वां प्रश्न जो है आपका एनवायरनमेंट से है, मैन एंड एनवायरनमेंट और रिलेटेड टू योर यूनिट 4 मैन एंड एनवायरनमेंट। नाउ यू सी द क्वेश्चन, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वेयर इज सलीम अली नेशनल पार्क लोकेटेड, दोस्तों यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में यह राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इस तरह के राष्ट्रीय पार्क को आप दिमाग में रखिएगा। ये क्या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। बड़ा ही एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसको आप अपने ज़हन में निश्चित तौर पर रखेंगे और यह है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हु यूज्ड द टर्म इकोसिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, लिहाजा आपको इसको अपने ज़हन में रखना ही होगा। A.G. टॉन्सले, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने बार बार आपसे कहा है कि कुछ यूनिक प्रश्न रहेंगे तो कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी विद्वता का परीक्षण हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान का परीक्षण हो रहा है। दोस्तों आपके विद्वता की परीक्षण के लिए, आपके ज्ञान की गहराई के लिए, आपके डेप्थ ऑफ नॉलेज के लिए तो आपका सिलेबस है जिसमें आपने डॉक्टरेट किया है, जिसमें आपने नेट किया है, जिसमें आपने JRF करा है। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ सामान्य ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जब आप प्रोफेसर बनते हो तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप सारे विधाओं में पारंगत हैं।
आप यू आर मास्टर फॉर नॉट मास्टर फॉर ऑल सब्जेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए इस तरह के पाठ्यक्रम का सिलेबस का निर्माण किया जाता है और यहाँ से आपसे अपेक्षा भी यही की जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती? विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस इज नॉट फाउंड इन एयर? दोस्तों, हीलियम, आर्गन और नियॉन यह तो वायु में मिलते हैं, लेकिन रेडॉन जो है यह वायु में नहीं मिलती। आपको इसको अपने जहन में रखना होगा। इस तरह के प्रश्नों से आप दो चार हो सकते हैं। लिहाजा मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न या आपने जो संकलित किए होंगे, इस तरह के प्रश्नों को निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा और ऑप्शन के हिसाब से उसको आप निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करिएगा। बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ, और 19वां प्रश्न है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? विच एलिमेंट इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस की बात हो रही है दोस्तों, और इसमें अगर ऐसी बात आती है, ऑक्सीजन आपका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न है, प्रश्न 19वां भूपृष्ठ में मैं हो चुका 20वां प्रश्न है, और यह आ जाएगा आपके यूनिट 5 से। गुप्त वंश का महान योद्धा तथा कुशल सेनापति, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, यद्यपि नेपोलियन से कई वर्षों पूर्व वह थे, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं जो यूरोपियन मेंटालिटी है, जो उनका नाम देने की जो प्रवृत्ति है, वह भारत के कालिदास और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो यहाँ पर भारत का नेपोलियन, और वह हो गए कौन, यह आपको बताना है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वह इसका सही जवाब हुआ, जिससे आप वाकिफ होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म की दो शाखाएं हैं? श्वेतांबर एंड दिगंबर आर द टू ब्रांचेज ऑफ विच रिलीजन? दोस्तों, श्वेतांबर दिगंबर हो गया, जय हीनयान या महायान हो गया, इन तरह तरह की चीज़ों को आपको अपने जहन में रखना होगा, क्योंकि बौद्ध और जैनिज्म से एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर रहते हैं। मेरा भी प्रयास है कि हम आपको उन्हीं सारी पैटर्नों से अवगत करा सकूं। जैनिज्म इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सही है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की और लौट आओ आप वाकिफ होंगे, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, शिकागो धर्म सम्मेलन आप जानते होंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ पर हेनरी विविन डिरीजियो है जो गलत है। अब मैडम वाली वास्टक और बहुत सारे नाम जो आपके जहन में होंगे वह आप यहाँ में रखिएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही नहीं है और डी ही इसका आंसर हुआ। 22 का डी सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ चलेंगे 22 का डी या ए, सॉरी यहाँ पर सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 23वां, भारत का एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई। मैंने बताया कुछ यूनिक प्रश्न आपको मिलते हैं, कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न मिलते हैं, और उन सारे का समायोजन करके मैं आपके पास उपस्थित होता हूं, उनको प्रश्नों के रूप में आपके पास लेकर के आता हूं, जिससे आप अपने मनोमस्तिष्क पर भार दे करके उन प्रश्नों का आंसर ढूंढें और उन्हें लगाएं और उन्हें प्राप्त करें, और जिससे कि आपका सही आकलन हो सके, विद इन टाइम आकलन हो सके। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है एक सरदार अली नामक सजायाफ्ता कैदी द्वारा कर दी गई थी, जो सजाए काला पानी की सज़ा प्राप्त कर रहे थे, और जो हमारे राष्ट्रीय नायक थे जो जेल के निरीक्षण के दौरान लौटते समय लॉर्ड मेयो की हत्या उन्होंने कर दी थी। अपने कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त करने वाले लॉर्ड मेयो से आप वाकिफ होंगे। 1872 नॉन साइंटिफिक पॉपुलेशन सेंसस की शुरुआत करने वाले पहली बार लॉर्ड मेयो ही थे। और बढ़ेंगे अब हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन वाज द रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश्ड? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। और किस आयोग के अनुशंसा पर की गई थी? तो यह की गई थी हिल्टन यंग
कमीशन की अनुशंसा पर। इन सारी चीज़ों से आपको वाकिफ़ होना ही चाहिए। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं कि किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग, वह प्रतिशत जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, कहलाता है। दैट पार्ट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट अमाउंट इन एनी कमर्शियल बैंक विच हैज़ टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड। दोस्तों, इसको हम कहते हैं SLR। आप इसको ज़रूर से ध्यान में रखेंगे। जो CRR है, PLR है, इक्विटी फंड है, जो राजकोषीय घाटा है, इन सारे से प्रश्न आते रहते हैं। इन्फ्लेशन, सारे प्रश्न आते रहते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैंने इससे पूर्व भी अपने टेस्ट सीरीज़ के दौरान या प्रैक्टिस सेट के दौरान ये सारी बातों से आपको अवगत कराया है। बढ़ते हुए हम आ चुके हैं 26वें प्रश्न की तरफ। और 26वां प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, निर्विवाद रूप से इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, बहुत दिनों से है और आगे भी रहने की संभावना है। कर्नाटक इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न जो डैम से है, मैथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों, बांध से, नदियों से, सहायक नदियों से निश्चित तौर पर आयोग ने प्रश्नों को बनाया है। आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और मैथन डैम जो है वह आपके DVC का एक हिस्सा है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जिसको कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत माता का मंदिर कहा था। बहुत सारी बातें आपके जहन में होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, मैथन बांध जो है वह बराकर नदी पर अवस्थित है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? दोस्तों, बड़ा ही कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है यहाँ पर, चूंकि आ गया है भारत के प्रत्येक नागरिक का, तो यहाँ पर जो जवाब होगा वह आपका होगा 51A। कहीं कहीं पर 48A को लेकर के भी थोड़ी सी संभावना दर्शाई गई है, लेकिन यहाँ पर 51A होगा। इसको प्लीज़ आप अपने स्तर पर भी आकलित कर लीजिएगा, जो आपको सही लगे। सारे लोग विज्ञ हैं, देख लीजिएगा। वैसे मेरा जो आंसर है वह 51A है, लेकिन मैंने बताया आपसे कि तैयारी के दौरान या मेरे द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट के दौरान या जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए मटेरियल के दौरान किंचित कहीं भी आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप क्रॉस चेक कर लिया करें, क्योंकि मिस्टेक हो सकते हैं, मानवीय भूल हो सकती है। और आप सारे लोग विज्ञ हैं, सारे लोगों के हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप है, एंड्रॉयड है। आप लोग अपने स्तर पर भी चेक कर लिया करें, जिससे कि आपको सहूलियत होगी और कोई परेशानी उपस्थित नहीं होगी। वैसे इसका 51A सही जवाब होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? निर्वाचन आयोग 324, जैसा कि आप जानते हैं, आपके आयोग के सिलेबस का एक हिस्सा है और यह भारत संविधान के 15वें भाग में उल्लेखित है। दोस्तों, बढ़ते हुए हम आ चुके हैं 30वें प्रश्न की तरफ। और यह 30वां प्रश्न जो है यह आपके इस पाठ्यक्रम का अंतिम प्रश्न है। जनगणना 2011 की थीम क्या थी? जनगणना भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। एक बार पुनः हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इनके पैटर्नों को देखें, आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि आपको PDF नोट्स, आपको प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही न्यूनतम राशि पर हमसे जुड़ सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जनगणना 2011 की थीम क्या थी वह आपको यहाँ पर बताना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यह 2011 की थीम थी। और इस बार की क्या थीम है 2021 की, यह हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसी के साथ यह हमारी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला समाप्त होती है। निकट भविष्य में यथाशीघ्र हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।